घर फिरदौस ये ज़मीनस्तो, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो। अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शाह हूँ। आज के एपिसोड में हम नेताजी के जीवन के बारे में जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज उनकी 125वीं जन्म दिन है और भारत सरकार 2021 से इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और वर्तमान में दिल्ली में इंडिया गेट के पास में नेताजी की एक प्रतिमा लगाने का निर्णय भी लिया गया है। तो आज हम लोग नेताजी के जीवन के बारे में जानेंगे। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक प्रांत में हुआ था। इनके पिता जगदीश चंद्र बोस और माता प्रभावती थी। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 14 संतानों में से एक थे। 14 संतान में 8 पुत्र और 6 पुत्रियां थीं। पिताजी वकील थे, इसलिए परिवार सुख और समृद्धि से भरा था। बचपन का एक वाकया है। जब इन्हें पता चला कि इन्हें स्कूल जाने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत खुश हुए। आजकल के हम लोग जब होते थे तो स्कूल जाने से बहुत डरते थे शुरू में, क्योंकि माँ बाप का प्यार मिलना होता है और हम लोग उसी में रहना चाहते हैं। लेकिन जब इन्हें स्कूल जाने का मौका मिला तो ये बहुत प्रसन्न हुए और ये अगले दिन सुबह ही सुबह स्कूल के लिए तैयार हो गए। जब वैन आई तो बहुत तेज़ी से उसकी ओर भागे और जब ये चढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो इनका पैर फिसला और ये नीचे गिरे। पैर में मोच आई और उस दिन स्कूल नहीं जा सके। बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, क्योंकि ये स्कूल नहीं जा सके। परिवार वाले भी थोड़ा सा दुखी हुए, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। ऐसा ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में था। पहले दिन से ही दिखने लगा था कि लड़का आगे चलकर क्या करने वाला है। इनके जीवन पर रामकृष्ण और विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव है और इनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा, ये अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गए, जिससे इनके परिवार में इनके माता पिता चिंतित हो उठे। जैसे उस समय भगवान बुद्ध के माता पिता चिंतित हो उठे थे। अतः अध्यात्म से छुटकारा पाने के लिए, अध्यात्म से रिश्ता तोड़ने के लिए इनके पिता वकील साहब ने इनको प्रेसिडेंसी कॉलेज भेजा आगे की पढ़ाई अग्रसर करने के लिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज ने तो इनके जीवन को ही बदल दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज बंगाल में स्थित था और बंगाल उस समय महर्षि अरविंदो और बाल गंगाधर के विचारों से बहुत प्रभावित था। जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे उस समय एक टीचर मिस्टर ओ नाम से थे जो अंग्रेज थे और बहुत क्रूर स्वभाव के थे। हुआ यूं कि उन्होंने एक बच्चे को बहुत तेज से पीट दिया। सुभाष चंद्र के नेतृत्व में सारे बच्चे धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक मिस्टर ओ बच्चों से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। अंततः मिस्टर ओ को माफ़ी मांगनी पड़ी और लेकिन चोर का चोरी करना तो जाता नहीं,
10 दिन बाद मिस्टर ओ ने फिर दूसरे बच्चों को पीट दिया, लेकिन इस बार सारे बच्चों ने मिलकर मिस्टर ओ को ही पीट दिया और पूरे कॉलेज में भूकंप आ गया। सारी जिम्मेदारी नेताजी के ऊपर गई और नेताजी को डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बाद में कमेटी बैठी, जांच हुई और सुभाष चंद्र से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। सुभाष चंद्र ने कहा, हम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं। मिस्टर ओ गलत थे, उन्हें एक बार बताया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती में कोई सुधार नहीं किया। इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया और इस प्रकार प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र को प्रेसिडेंसी कॉलेज से बाहर कर दिया। अब वो अपने घर आ चुके थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अपराध है अपराध को सहना और गलत का समझौता करना। उन्होंने यह सीख महाभारत से ली थी, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो गलत के साथ समझौते से और अपराध को सहने से हुआ था। अपराध को योग्य पुरुष भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोगों ने सहा और कर्ण जैसे महापुरुष ने गलत के साथ समझौता किया। इन लोगों से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बड़ी सीख ली थी। आगे की परीक्षा इन्होंने कटक से ही पूर्ण की, अर्थात इन्होंने कटक के कॉटेज कॉलेज से इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और टेडिशन आर्मी ज्वाइन की। इनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने इन्हें ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाने को सलाह दी और ये वहाँ पर गए और 6 माह के अंदर ही ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण की, वो भी टॉप रैंक में। लेकिन उन्होंने ICS की परीक्षा छोड़ दी। अंग्रेज जी भी इस चीज़ से परेशान हो गए। इनके पिताजी ने इनसे पूछा कि आपने ICS की नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं अंग्रेज़ों के साथ अपनी माँ को बेचना नहीं चाहता, बल्कि अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। यहीं से सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारधारा का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है। थोड़ा सा हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में समझते हैं। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो अंग्रेजों ने बापू से बोला कि हमें सेना मुहैया कराइए और बाद में जब हम लोग जीतेंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। इस प्रकार गांधी ने भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहित किया। उस समय गांधी का वर्चस्व इतना था कि बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। और जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में 1918 ईस्वी में जीते तो उन्होंने भारत को आज़ाद करने से मना कर दिया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। फिर 1928 का समय आता है जब मोतीलाल नेहरू भारतीय संविधान को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग मना कर देती है इस संविधान को मानने से। 1929 का समय आता है जब लाहौर अधिवेशन होता है और भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है। स्वतंत्र भारत की घोषणा कांग्रेस कर देती है। फिर 1938 का समय आता है जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1939 की बात है जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। एक होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरी तरफ से होते हैं पट्टाभी सीतारामैया। जब पट्टाभी सीतारामैया को गांधी ने ही अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया था। जब चुनाव होता है, गिनती होती है
तो पट्टाभिषेक करे हुए चुनाव हार जाते हैं 201 वोट से। और इस प्रकार गांधी जी को बहुत दुख होता है। वो कहते हैं पट्टाभिषेक रमैया ये नहीं हार है, ये तो मेरी हार है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचारों में मतभेद हो जाते हैं। वो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 22 जून 1939 को। और यहीं से क्रांतिकारी विचारधारा का आगे और आगाज होता है सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए। इन 11 बार जेलों में जब लास्ट बार वो जेल गए तो उनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे इन्हें अंग्रेज लोग घर में नजरबंद किए। लेकिन हुआ यूँ कि वो पठान के भेष में अंग्रेजों को धोखा देते हुए बच निकले और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए रूस, उसके बाद जर्मनी पहुंचे। नेताजी 11 बार जेल गए। लास्ट बार जब ये जेल गए तो उस समय इनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे अंग्रेजों ने इन्हें घर में ही नजरबंद किया। लेकिन जब इनकी तबीयत में सुधार हुआ तो इन्होंने पठान के वेश में और अपने भाई की सहायता से घर को त्याग दिया और अफगानिस्तान के रास्ते रूस होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू में रूस और जर्मनी एक साथ होकर लड़ रहे थे। जर्मनी में जब ये हिटलर से मिलने जाते तो उस समय हिटलर ने अपने ही वेशभूषा के लगभग 5 लोगों को बना रखा था, मतलब सेम हिटलर की तरह लगते थे। तो जब ये हिटलर से मिलने जाते हैं तो एक के बाद एक 5 लोगों को इनसे मिलने भेजता है। लेकिन ये कहते हैं बार बार कि हमें हिटलर से मिलना है। तो जब लास्ट में हिटलर इनसे मिलने आता है तो कहता है कि आप कैसे मुझे पहचाने कि मैं ही हिटलर। तो बोलते हैं कि आपके जितने लोग आए उन्होंने कहा कि हेलो सुभाष, हेलो बोस, कैसे हो। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, जबकि आपने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। तो इससे पता चलता है कि आप ही हिटलर हैं। हिटलर इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत प्रभावित होता है और इनसे दोस्ती का हाथ मिला लेता है और विश्व युद्ध में और भारत को आज़ाद करने में इनकी सहायता करने का वचन देता है। इस प्रकार फिर लगभग वो जितने भारतीय सैनिक होते हैं उनको रिहा करके उनकी एक सेना बनाता है और जापानियों से मदद करने को बोलता है। सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचते हैं तो जापानियों की सरकार से कहते हैं कि जब ये आपके हवाई जहाज, लड़ाकू विमान युद्ध करने जाए तो कुछ मेरे पर्चे जमीन पर गिरा दिए जाए। पर्चों में लिखा था कि हिंदुस्तानियों, हे भारत माँ के नौजवान बेटे, आपकी माँ पुकार रही, आप मेरे साथ हो जाइए और आज़ाद हिंद फौज की तरफ से युद्ध करिए। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। शुरू में इसके नेतृत्वकर्ता रासबिहारी घोष होते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी। आज़ाद हिंद फौज में एक औरतों का भी रेजिमेंट होता है जिसका नाम होता है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसका संचालन लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही होती है। आज़ाद हिंद फौज रंगून होते हुए, म्यांमार होते हुए इम्फाल, मणिपुर तक पहुंच जाती है।
सिंगापुर पर विजय प्राप्ति कर ली होती है। लेकिन होता क्या है कि जब वो मनहूस घड़ी आती है, जब 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर अमेरिकियों ने बम गिरा दिया, परमाणु बम। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी पर गिरा देता है, जिससे जापानियों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आज़ाद हिंद फौज को डिसमिस कर दिया और सभी को बोला कि अपने अपने अब घर जाएं, जब जरूरत पड़ेगी सबको बुला लिया जाएगा। 18 अगस्त 1945 को जापान की एक समाचार एजेंसी द्वारा यह सूचना प्रसारित की जाती है कि सुभाष चंद्र बोस एक विमान क्रैश में ताइवान में मारे गए। यह भारतीय लोगों के लिए एक दुख की घड़ी थी। भारतीय आज़ाद हिंद फौज के जो और सिपाही होते हैं, जैसे गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज हुसैन और पीके शाही, इन लोगों का लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया था, जिससे अंग्रेजी सेना में भर्ती भारतीय लोग, भारतीय सैनिक में रोष की लहर दौड़ जाती। फिर वो चाहे नेवी हो या हो एयरफोर्स, सभी सैनिक विद्रोह कर देते, जिससे मजबूर होकर अंग्रेजी सेना को भारत के आज़ाद होने की ओर अग्रसर होना पड़ता है। अर्थात भारत को स्वतंत्र कराने में आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विशेष। नेताजी का एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, अगर जीवन में किसी का भय ना हो, जीवन में संघर्ष ना हो, तो जीवन का आधा स्वाद समाप्त हो जाता है। इसलिए वो इस अपने सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहे, अपने सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते रहे। नेताजी के बारे में अंग्रेज जिस प्रकार कभी अच्छी जानकारियाँ और सही जानकारियाँ नहीं इकट्ठा कर सके, उसी प्रकार उनके जीवन के बारे में भी अभी तक, जीवन की मृत्यु के बारे में भी अभी तक संशय बना है। शाहनवाज हुसैन कमेटी कहती है कि वो एक विमान क्रैश में मारे गए। खोसला कमेटी भी कहती है कि वो एक विमान क्रैश में मारे गए। लेकिन 2005 में गठित मुखर्जी कमेटी ने जब ताइवान सरकार से पता किया, तो ताइवान सरकार ने जवाब दिया कि उस साल तो कोई ताइवान में विमान क्रैश हुआ ही नहीं था। इस प्रकार उनके जीवन में और संशय बढ़ता गया। फिर कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी फैज़ाबाद, जिसे वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गुमनामी बाबा के नाम से रहते थे। और जब उनके बक्से को खोला गया तो उन सुभाष चंद्र बोस की तरह, जैसे वो चश्मा पहनते थे, उसमें चश्मा मिला और जर्मन एक टाइपराइटर मिला, जर्मन दूरबीन मिली, जिससे सिद्ध होता है लगभग कि जो गुमनाम बाबा के नाम से रहते थे वही सुभाष चंद्र बोस थे। आगे के एपिसोड के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।